कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे सिर्फ एक क्लिक में, एक ही बार में सैकड़ों कंपनियों में पैसा लगाया जा सके? ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और ईटीएफ्स इसी का एक बेहतरीन जवाब लेकर आते हैं। तो ये ईटीएफ आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक निवेश की टोकरी है। इस टोकरी में बहुत सारी अलग अलग सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स एक साथ रखे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरी टोकरी को एक सिंगल स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर दिन में कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इसमें म्यूचुअल फंड वाला डाइवर्सिफिकेशन भी है और स्टॉक वाली ट्रेडिंग की आज़ादी भी। अच्छा, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसकी मशीनरी को समझते हैं, क्योंकि ईटीएफ्स का असली जादू यहीं छिपा है। इसका सारा खेल टिका है क्रिएशन और रिडेम्पशन नाम के एक प्रोसेस पर। असल में यही वो तरीका है जो एक ईटीएफ के बाजार भाव को उसकी असल वैल्यू के आसपास बनाए रखता है। और इस पूरी प्रोसेस में एक बहुत अहम रोल होता है ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स का। ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं होती हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी मतलब लेन देन को आसान बनाए रखने में मदद करती हैं। इसे एक गोल्ड ईटीएफ के उदाहरण से समझना सबसे आसान होगा। तो देखिए, पहला स्टेप है क्रिएशन। जब मार्केट में ईटीएफ यूनिट्स की डिमांड बढ़ती है तो एक ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, जिसे हम एपी कहेंगे, वो असली सोना खरीद कर ईटीएफ मैनेजर को देता है। इसके बदले में ईटीएफ मैनेजर उसे एकदम नई ईटीएफ यूनिट्स बनाकर दे देता है। अब दूसरा स्टेप है रिडेम्पशन। जब मार्केट में ईटीएफ यूनिट्स की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो एपी बाजार से ये यूनिट्स खरीदता है, उन्हें ईटीएफ मैनेजर को लौटाता है और बदले में असली सोना वापस ले लेता है। बस इसी लेन देन से डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ईटीएफ्स काम कैसे करते हैं, तो असली सवाल पर आते हैं, आखिर निवेशक इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? चलिए अब उन वजहों पर एक नजर डालते हैं जो ईटीएफ्स को इतना आकर्षक बनाती हैं। ईटीएफ्स को समझने के लिए इनकी तुलना म्यूचुअल फंड से करना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां म्यूचुअल फंड को दिन में सिर्फ एक बार मार्केट बंद होने पर ही खरीदा बेचा जा सकता है, वहीं ईटीएफ्स को आप किसी भी स्टॉक की तरह दिन भर में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। इनकी कीमतें भी रियल टाइम में घटती बढ़ती हैं। आमतौर पर इनकी फीस भी कम होती है और ये ज्यादा पारदर्शी होते हैं, क्योंकि इनमें पैसा कहाँ लगा है ये रोज पता चलता है। तो अगर हम इसके सबसे बड़े फायदों को शॉर्ट में देखें तो वो है, पहला, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही निवेश से जोखिम कई जगह बढ़ जाता है। दूसरा, कम खर्च। तीसरा, लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इन्हें खरीदना बेचना बहुत आसान है। चौथा, ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ साफ साफ पता होता है। और हाँ, कुछ मामलों में ये टैक्स बचाने में भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, जैसा हर निवेश के साथ होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक समझदार निवेशक हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो चलिए अब बात करते हैं ईटीएफ से जुड़े कुछ संभावित जोखिमों की। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। ईटीएफ्स भी मार्केट के उतार चढ़ावों और दूसरे जोखिमों से अछूते नहीं हैं। तो कुछ बड़े जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला है मार्केट रिस्क, मतलब अगर पूरा बाजार ही गिर गया तो ईटीएफ की वैल्यू भी गिरेगी। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। हो सकता है ईटीएफ जिस इंडेक्स को कॉपी कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को 100% मैच न कर पाए। फिर आता है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ ईटीएफ्स में ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो उन्हें सही दाम पर बेचना मुश्किल हो सकता है। एक और है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, खासकर सेक्टर वाले ईटीएफ्स में। अगर वो एक सेक्टर डूबता है तो रिस्क बढ़ जाता है। और आखिर में करेंसी रिस्क, जो इंटरनेशनल ईटीएफ्स में होता है। अच्छा, तो रिस्क की बात हो गई। अब आते हैं मजेदार हिस्से पर, ईटीएफ्स की विशाल दुनिया में। ये सिर्फ एक दो तरह के नहीं होते, बल्कि आज मार्केट में हर तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए ईटीएफ्स की एक पूरी कायनात मौजूद है। इनकी कहानी भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। 1990 के दशक में ये S&P 500 जैसे बड़े इंडेक्स को ट्रैक करने वाले सिंपल ईटीएफ्स से शुरू हुए। फिर 2000 के दशक में सेक्टर, कमोडिटी और इंटरनेशनल ईटीएफ्स पॉपुलर हुए। इसके बाद बॉन्ड ईटीएफ्स आए और आज तो हमारे पास स्मार्ट बीटा और थीमैटिक ईटीएफ जैसे बहुत ही खास तरह के विकल्प भी मौजूद हैं। सबसे आम और पॉपुलर हैं इंडेक्स ईटीएफ्स। ये निफ्टी 50 या S&P 500 जैसे बड़े मार्केट इंडेक्स की नकल करते हैं, जिससे पूरे बाजार में आसानी से निवेश हो जाता है। और अगर किसी को किसी खास इंडस्ट्री जैसे कि टेक्नोलॉजी, बैंकिंग या हेल्थ केयर पर दांव लगाना है तो उसके लिए सेक्टर ईटीएफ्स हैं। ये किसी एक सेक्टर पर फोकस करने की सुविधा देते हैं।
इसी तरह अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने के लिए कमोडिटी ईटीएफ्स हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ या फिर इंटरनेशनल ईटीएफ्स हैं, जिनसे दुनिया भर के बाजारों में निवेश किया जा सकता है। लेकिन ETFs की दुनिया में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बहुत एडवांस लेवल के हैं। इन्हें खास तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, ताकि बाजार में तेजी या मंदी पर दांव लगाया जा सके। इन्हें लेवरेज्ड और इन्वर्स ETFs कहते हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। जैसे कि डायरेक्शन, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है, खुद कहती है कि ये फंड्स सिर्फ अनुभवी और माहिर निवेशकों के इस्तेमाल के लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बेहद रिस्की होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक बार जल्दी से समेट लेते हैं, ताकि सबसे ज़रूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। ETFs स्टॉक्स की तरह खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन एक फंड वाला डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। इनकी कीमतें क्रिएशन और रिडेम्पशन प्रोसेस की वजह से सही बनी रहती हैं। ये आमतौर पर कम खर्चीले, पारदर्शी और लिक्विड होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर ETF में मार्केट रिस्क और ट्रैकिंग एरर जैसे जोखिम हमेशा रहते हैं। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।